बंगाल हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ममता पर वार, कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टीएमसी ने तोड़ी, मेरे रोड शो पर टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी ने किया ममता सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन, बंगाल बचाओ बैनर के साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ता। मोदी के गढ़ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, वाराणसी में आज रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने झोंकी ताकत। और दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी और तेज हवाओं से लोगों को मिली गर्मी से निजात, अगले 48 घंटे बारिश की संभावना। नमस्कार, दो का पंच लेकर हाजिर है आपका मेजबान और JK 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम दो का पंच लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली झड़प और अब उस पर होने वाली सियासत दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रियंका शर्मा को जमानत भी मिल गई है और वो रिहा भी हो गई हैं। हालांकि उन्होंने लिखित में माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की ये कैसी आजादी है और मुझसे जबरदस्ती साइन कराए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, प्रियंका गांधी वाराणसी में आज शक्ति प्रदर्शन करेंगी और पीएम मोदी भी लगातार निशाना साध रहे हैं। और उधर चंडीगढ़ में बेरोजगारी को सिंबॉलिक तौर पर दिखाने के लिए कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि रैली के दौरान पीएम मोदी की उन्होंने पकौड़े तलने की कोशिश की थी और इस पर भी चर्चा करेंगे। और चौथी खबर यह भी है कि तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है। भले ही अभी एक चरण के चुनाव बचे हुए हों, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लग गया है। सोनिया गांधी भी फोन करके पूछ रही हैं और केसीआर भी बात कर रहे हैं, स्टालिन वगैरह से, और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। उसके अलावा एक और खबर है, केबीसी कश्मीर को लेकर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कई लाख रुपए ठगे गए हैं किसी शख्स से, वो कंप्लेंट लेकर पहुंचा है। क्या है केबीसी के नाम पर ठगी का खेल, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाली बीजेपी बनाम टीएमसी की टकराव और आगजनी हिंसा। 6 के 6 चरण में जिस तरह से टकराव हुआ है और कल अमित शाह की रैली के दौरान जो हिंसा सामने आई है, उसके बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी ने बाकायदा टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जंतर मंतर पर भी। और अमित शाह ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अभी तस्वीर देता हूं, आप देख लीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए, मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तृणमूल कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, ये कल सिद्ध हो चुका है। और अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ही मैं बचकर आया हूं। गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है। और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रोड शो पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडा ने हमला किया है, इसने लोकतंत्र के एक नए काले अध्याय की शुरुआत की है। और याद रखना, ये हमला टीएमसी की सरकार की अंतिम ताबूत बनने जा रही है। याद रखना, टीएमसी के गुंडों को कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं।
जी हां, पश्चिम बंगाल से लेकर रायबरेली तक कल अदिति सिंह जो वहां की एमएलए, उनके ऊपर भी हमले की खबर है और आरोप है कि वहां पर जो कैंडिडेट हैं उनके भाई ने उन पर हमला किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो हालात ये बने कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि आखिरी चरण में तो मूक दर्शक ना बना रहे, यानी 6 चरणों में क्या वो मूक दर्शक बना था। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आरपी सिंह जी, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, बल्कि कहा जाए रायबरेली की भी घटना को भी अगर जोड़ा जाए तो क्या चीज चल रही है, चुनाव किस तरह का हो रहा है? ये अब ये हार की हताशा में ये हथियार बंद हो गए हैं और ये गुंडई पे इस प्रकार की हरकतें होते रहा है कि एक पार्टी, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज पर हमला कराती है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति आज जम्मू कश्मीर में नहीं, जो परिस्थिति आज वेस्ट बंगाल में बन गई है। सिंह साहब, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि अगर जो फोर्स ना होती तो मेरा बचना मुश्किल था, तो बड़ा गंभीर मामला है कि इतने हाई प्रोफाइल लीडर भी अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे तो आम जनता क्या महसूस करेगी? लगभग 60 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए हैं। दलित कार्यकर्ताओं को फांसी लगा दी गई है। ये ऐसा जैसे हो गया जैसे हिटलर थे कि मेरी सुनो नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। इस प्रकार का माहौल आज वहां पर है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। लेकिन सिंह साहब, एक बड़ी गंभीर बात है, अमित शाह कह रहे हैं कि आखिरी चरण में तो मूक दर्शक ना बना रहे, तो क्या 6 चरण में जो आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है, तो अब समझ में आया कि 7वें चरण में मूक दर्शक ना बना रहे? बिल्कुल, बंगाल के अंदर जिस प्रकार पूरा चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से चुनाव के नाम पर मजाक उड़ाया गया है, जिस प्रकार लोगों के गांव में जाकर धमकाया गया है, लोगों को कहा गया कि आपके गांव से एक भी वोट पाओ तो हम देख लेंगे और आपको चुनाव के बाद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट है कि वहां चुनाव के नाम पे मजाक हो रहा है और यानी चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है। और एक और अगर सवाल किया जाए तो रायबरेली के अंदर अदिति सिंह आरोप लगा रही हैं कि जो आपके कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके भाई ने उन पर हमला किया है, वो बची हैं जान से, मतलब बाल बाल बची है। क्या वो वहां पर भी ऐसा हो रहा है? उस पर चुनाव आयोग अगर है तो कार्रवाई करें, हम तो उसके पक्ष में है। परंतु जो बंगाल में हो रहा है वो पूरी की पूरी सरकार लिप्त है। यहाँ तो कोई इंडिविजुअल केस, आप इंडिविजुअल केस को पूरी सरकार को आप समझ पा रहे हैं कि गांव के गांव में जाकर टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ जाकर धमकाते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पर गला घोटा जा रहा है। जी आरपी सिंह जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। हमारे साथ नीरज राय जुड़ गए हैं टीएमसी की तरफ से, उनसे भी जरा बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज राय जी। नीरज जी, आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने बिल्कुल वहां पर अराजकता फैलाई हुई है और खासतौर से बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं, क्या कहना है आपका? लेकिन जो खुद ही अराजक रहा हो, दूसरे से अराजकता का आरोप लगाता है, बहुत ही हास्यास्पद बात है। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, हमको वहां पे अराजकता फैलाने की जरूरत क्या है? अगर सही अराजक है तो सेंट्रल में सरकार रही, आपके सस्पेंड कर दिए होते हमारी सरकार। इस पर राजनीति करने की जरूरत ही नहीं होती। पहले राष्ट्र है, तब कोई व्यक्ति है, वो हम हो, ममता जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया गया? आज तो पूरा निर्वाचन चुनाव आयोग के घेरे में है, 770 कंपनियां लगी है, 70,000 से ऊपर वहां पर सैनिक बल लगे हुए हैं। इसमें तो कहीं भूमिका सरकार की नजर ही नहीं आती है। लेकिन ये अपने पौवा भारी करने के लिए आरोप लगाते हैं। मुद्दों की बात करिए, जिस मुद्दे पे चर्चा करना चाहेंगे, मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, तो ये लोग भागते हैं अराजकता और संविधान और लोकतंत्र से। ये सब क्या है? ये सब नीरज राय जी हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं, आप सरकार बर्खास्त कर देते, नेशन फर्स्ट है, जनता फर्स्ट है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे सुनिए, आप बोले, मैं नहीं बोला ना, सुनने की हिम्मत रखिए जरा। नहीं, हर चीज आप बोले ना। अरे यही दिक्कत है, यही साबित हो गया। आप गला घोटते हैं, आप गला घोट रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का गला घोट रहे हैं। ये आपकी नीति है। ये नीति असल में समझ में नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है और ऐसा लगेगा जैसे ये मतलब की बात नहीं है। आप गला घोट रहे हैं वहां पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। जी, अरे आप खुद बजरंग दल के लोग पिछले अगस्त, अरे मुद्दा ये है कि वहां पर अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है
वहां पर गुंडई है, बम राज है, वहां पर आतंकी राज है। बिल्कुल उस आतंकी राज को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए वहां से। सिंह जी बिल्कुल आप सही कहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गुंडा और तड़ीपार हो, वो उसके लोग अरे तुम्हारा बाप होगा तड़ीपार, समझे नहीं? अरे तुम्हारा बाप होगा, बात करो, तुम्हारा बाप होगा तड़ीपार। तुम्हारा बाप है, दोनों तुम्हारा मेहमानों बाप का है। एक दूसरे पर जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, वो उनके अध्यक्ष को तड़ीपार कह रहे हैं और वो उसके बाद जो है निजी हमला कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, खासतौर से अपनी बात रखने और उलझाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ही। मीम क्या चीज है वो तो शायद ज्यादा लोगों को अब तक मालूम नहीं था, लेकिन प्रियंका शर्मा के बाद और ममता बनर्जी के मीम बनाने के बाद शायद ये चर्चा बड़ी हो गई है। उनकी एक तस्वीर को जिस तरीके से बनाकर मॉर्फ करने के बाद एक तरह से मामला उलझा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। माफी के बाद अब वो रिहा तो हो गई है, लेकिन कह रही है जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया है। क्या कुछ वो कह रही हैं प्रियंका शर्मा रिहाई के बाद, वो सुन लेते हैं और इस पर क्या रिएक्शन है, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। का था, फिर भी मुझे रखा गया 18 घंटे तक जेल के अंदर। मैंने बहुत बार बोला उन लोगों को, आज भी उन लोगों ने मुझे जब बाहर लाए, मैंने बहुत बार बोला कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स और मुझे मेरे एडवोकेट से बात करने दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने मेरा बात को नहीं माना और मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझसे माफीनामा को साइन करवाया गया। क्योंकि आज मैंने एक सीएम का जस्ट एक नॉर्मल मेमे को मैंने पोस्ट किया, जिसके वजह से आज मेरे को कस्टडी में रखा गया 5 रात तक। तो ये कहाँ का एक स्वाधीनता है? आज इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं, वो लोग के लिए कोई कुछ नहीं, लेकिन एक नॉर्मल पोस्टिंग के लिए मुझे 5 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा। तो क्या टीएमसी के खिलाफ अगर कुछ भी कोई बोलेगा सबको मारेंगे पीटेंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही मेरा मेन चीज है कि जो भी हो रहा है यहाँ का गवर्नमेंट बहुत ही गलत कर रहे लोगों के साथ। एक छोटा मोटा पोस्टिंग के लिए जब वो लोग इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो और भी सोचे कार्यकर्ता को कितना मार रहे, कितना थ्रेट कर रहे। तो ये सब क्या हो रहा है? ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, अगर देखा जाए अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया माफीनामे के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी कि आपने चूंकि हिट किया है किसी की भावनाओं को तो आप माफी मांगे, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर यह चर्चा हो गई है कि बीजेपी बनाम टीएमसी इतना टकराव हो गया कि सड़क पर टकराव के साथ साथ अब कोर्ट में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर पार के मूड में दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए आजाद साहब, सुबह से हम यही देख रहे हैं, दिल्ली लगातार हम कवर करते हैं, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर के दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए जंतर मंतर पर। हालांकि मामला जो है हिंसा से शुरू हुआ और आकर के अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जेल तक पहुंच गया है। प्रियंका शर्मा ने जिस तरह का एक फोटो वायरल किया था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि प्रियंका चोपड़ा का एक फोटो था, उसको एडिट करके ममता बनर्जी, और उस पर लिखा था कि ममता का मीम, यानी मीम से उन्होंने इंडिकेशन कुछ देने की कोशिश की थी, खास एक वर्ड खास समुदाय की तरफ इंडिकेट करने की उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद ममता बहुत ज्यादा नाराज हुई, भड़क गई और उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री पद की गरिमा और कई उन पर आरोप लगाए गए। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट सशर्त उनको जमानत देता है कि आप किसी अभिव्यक्ति, किसी की आजादी की अभिव्यक्ति पर इस तरह से आप बैन नहीं लगा सकते, उसको बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको छोड़ने के आदेश दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 18 घंटे के बाद भी प्रियंका शर्मा को नहीं छोड़ा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई और कहा कि पश्चिम बंगाल का मैनुअल क्या इतना कमजोर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनेगा? क्या मैनुअल के अंदर इतनी चीजें उनको लिखनी पड़ेंगी कि सुप्रीम कोर्ट उनके सामने कमजोर है? तो बहुत सारी चीज सामने आई और उसके बाद उनको यह कहा गया कि आप पहले लिखित में माफी मांगिए, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। लिखित जब आप देंगे जब, तो उन पर एक दबाव बनाया गया। हालांकि प्रियंका शर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं ना माफी मांगूंगी, ना मैं किसी तरह से कोई रिटर्न स्टेटमेंट दूंगी। लेकिन जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ही ये लगाई थी क्योंकि आपने किसी की भावनाओं को हिट किया तो पहले माफी मांगे, तो बिना माफी के मेरे ख्याल में पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था छोड़ने का। जिस तरह के कोर्ट के कागज पूरे करने की बात की गई थी, कहा गया था कि कोर्ट के जो कागज हैं वो पूरे करने हैं। लगातार प्रियंका शर्मा के एडवोकेट इस बात को कहते रहे कि हमने वो तमाम कागज पूरे किए हैं, चाहे उसमें कोर्ट की तरफ से माफीनामे की बात कही गई, लेकिन अलग से जो ममता बनर्जी के नाम एक लेटर लिखवाने की लगातार डिमांड की जा रही थी। जेल के अंदर स्टाफ जो वहां से डिमांड कर रहा था कि अलग से एक सेपरेट लेटर आप लिखिए, एक अलग से पत्र आप लिखिए ममता बनर्जी को कि आप माफी मांग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अलग से कोई पत्र नहीं लिखने वाली हूं, जो कोर्ट की कार्रवाई है मैं पूरी करूंगी, कोर्ट का सम्मान करती हूं। और प्रियंका शर्मा बार बार इस बात को कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो अब दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रहा है कि चूंकि वहां बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत कर आ रही है, इसलिए ममता सरकार घबराई। और ममता बनर्जी लगातार इस बात तो ये कह रही है कि ममता सरकार को बदनाम करने के लिए, टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी अपने गुंडों का सहारा ले रही। तो कहीं ना कहीं अब जो
खालिद साहब, शब्द हैं वो गुंडों पर और इस पर आकर के कहीं ना कहीं दिखाई देते पड़ रहे हैं लास्ट और अंतिम चरण में। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। लेकिन कुल मिलाकर मीम समझ में नहीं आया कि मीम होता क्या है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा और नई नई टर्म आ रही है, लेकिन राजनीति में किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है ये आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये आखिरी रैली नहीं है, मैं फिर आऊंगा। बहुत गंभीर और बहुत मार्मिक एक तरह से बात कही है और उन्होंने एक कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि मैं फिर आऊंगा। लेकिन अगर देखें अंतिम चरण के चुनाव के लिए 59 सीट्स बची हुई हैं और उसके लिए सभी दल ताकत लगाए हुए हैं। कांग्रेस भी अगर देखिए वाराणसी में अपनी ताकत को लगाए हुए पीएम मोदी को घेरने के लिए, प्रियंका गांधी वहां पर अपने कैंडिडेट अजय राय के लिए समर्थन जुटा रही हैं, माहौल बना रही हैं, रैली करेंगी। लेकिन पीएम मोदी की एक रैली के दौरान बेरोजगारी को सिंबॉलिक तौर पर दिखाने के लिए 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया क्योंकि वो पकौड़े तल रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पकौड़ों का जिक्र हुआ था उसको वो दिखाना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। क्या कुछ राजनीतिक बयान है इस पर, वो सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता से। आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं और सब अपने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी को घेरने के लिए अपने कैंडिडेट अजय राय को मजबूत बनाने के लिए रैली कर रही हैं और उधर पीएम मोदी भी बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे और अपने 1-to-1 इंटरेक्शन से एक तरह से जनता को अट्रैक्ट करेंगे। और पीएम मोदी ने जिस तरह से बिहार में कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा, ये आखिरी रैली नहीं है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरह से पकौड़े तलने का मामला सामने आया और ये बात देखने को मिली है कि लोगों ने सिंबॉलिक तौर पर पकौड़े को और बेरोजगारी को दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। क्या वजह है वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी बात कहने में कितने कामयाब हुए ये अलग बात। हमारे साथ प्रहलाद गुप्ता जुड़ गए हैं वाराणसी से। प्रहलाद, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ लग रहा है अजय राय के लिए प्रियंका गांधी मैदान में है? जी बिल्कुल, देखिए अजय राय के लिए प्रियंका गांधी अब मैदान पर उतर गई है। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, उसी तरह महामना की बगिया के ठीक बाहर पंडित मदन मोहन मालवीय के मूर्ति पर माल्यार्पण करके वहीं एक जनसभा संबोधित करेंगे और जनसभा संबोधित करने के बाद वो सीधे रोड शो यानी अस्सी, सिवाला, मदनपुरा और जगमबाड़ी होते हुए गुदौलिया। प्रहलाद, जिस तरीके से वहां पे तेज बहादुर का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद महागठबंधन का कैंडिडेट वहां पे जो है दूसरे वही रहे हैं। उसके बाद अगर देखें अजय राय जो पिछली बार 2014 में पीएम मोदी के सामने जमानत नहीं बचा पाए थे, तो ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प है या कितने उसमें मोड़ नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जो है कि ये साबित किया है कि आज जब रोड शो निकलेगा तो काशी की जनता का ही भीड़ रहेगा और काशी की जनता सड़क पर रहेगी और रोड शो में शामिल रहेगी। बात की जाए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से काशी की जनता हमेशा विकास को लेकर चर्चा की है और विकास काशी की जनता को कहना का साफ तौर से कहना है कि जब हम वोट देने जाएंगे तो विकास की मुद्दे पर वोट देने जाएंगे। हालांकि अब बात की जाए जब रोड शो निकलेगा लेकिन प्रहलाद, जिस तरीके से अगर देखें पीएम मोदी का रोड शो था वो अपने आप में एक मेगा रोड शो था, बल्कि कहा जाए ह्यूज था, तो उतनी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ इसको लेकर भी चर्चा है? जिस तरह से कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें भीड़ जो थी बाहर से जुटाई गई थी, तो क्या ये भी चर्चा है और आज की भीड़ को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल बनारस हमेशा शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है और इसमें भाजपाइयों को भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें साफ तौर से काशी की जनता का कहना होता है कि जो विकास करेगा और हम उस विकास को देखते हुए मैं वोट दूंगा। लेकिन हालांकि कांग्रेस की पार्टी अजय राय ने भी ये दावा किया है कि जो भीड़ होगा वो अब की बार ऐतिहासिक भीड़ होगा। वो मतलब जिस तरीके से मेगा रोड शो में भीड़ था उससे कई गुना ज्यादा भीड़ दिखाने की दावा कर रहे हैं। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पिछली बार जमानत जब्त हुआ था और 5 साल का जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी काशी की जनता काशी आते रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय
काशी क्षेत्र और काशी की जनता के लिए हर एक बार करोड़ों की सौगात लेकर आते रहे हैं। ऐसे में काशी की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से विकास हुआ है। कांग्रेस की जो बात की जाए तो कांग्रेस आज जो है, अगर देखें प्रियंका गांधी का जो रोड शो है वो कांग्रेस की शक्ति को अगर देखा जाए तो प्रदर्शित करेगा और कहीं ना कहीं ये मैसेज देगा कि कितने सामने खड़े हुए हैं अजय राय। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब उस ख्याली पुलाव की, बल्कि अगर कहा जाए शायद हम जल्दबाजी ना करें क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, लास्ट चरण का मतदान बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी अपनी गोटियां फेंकने में लग गया है। अगर बात करें केसीआर की तो वो भी कहीं ना कहीं लामबंदी करते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि फोन करके पूछ रही हैं कि आप लोग 23, 24 और तारीख में यहां पर रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए इसको किस तरह से देखते हैं, पहले बयान सुन लेते हैं, फिर निशांत राय से पूछते हैं कि क्या विपक्ष जल्दबाजी कर रहा है या उसे उत्साह है। कांग्रेस का प्री पोल अलायंस है और हमारी इंटरनल सर्वे ये कहती है कि तमिलनाडु में ये अलायंस स्वीप करेगी। और थर्ड फ्रंट की बात जो केसीआर जी करने गए थे स्टालिन के साथ, स्टालिन जी ने उसको मना कर दिया, ये बट नेचुरल क्योंकि उनका प्री पोल अलायंस है। पर हमारा ये मानना है यूपीए विल कम इन सफिशिएंट मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट, और उस यूपीए के एक हिस्सेदार मैं मानती हूं हिस्से में स्टालिन जी भी हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल केसीआर जो है कई लोगों से मिले हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जुगत में लग गए हैं, और सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फोन कर रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने फिलहाल चंद्रबाबू नायडू को कहा है कि 23 तारीख से पहले दिल्ली में जाने का या ऐसी मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दल और खासतौर से ड्राइविंग सीट को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि अगर हंग असेंबली होती है या जिससे कहते हैं त्रिशंकु बन के आता है मामला, तो क्या ये जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि आखिर वो कौन से राजनीतिक दल हैं जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई हैं और जिनकी सत्ता में अहम भूमिका होगी। सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश से एसपी बीएसपी के गठबंधन का नाम आता है। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो केंद्र में किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। दूसरा इसमें नाम आता है बीजेडी, जो कि उड़ीसा से है और नवीन पटनायक अभी मुख्यमंत्री है, और बीजेडी उड़ीसा में एक अच्छा जो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी। तीसरा आता है टीआरएस, हालांकि चंद्रशेखर राव लगातार भागदौड़ में लगे हुए हैं और तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है खुद को वो उप प्रधानमंत्री की दौड़ में अभी से ही देखने लगे हैं। फिर इसके बाद बचती है वाईएसआर कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर उसको जाना किसके साथ है। तो ये जो चार प्रमुख राजनीतिक दल हैं ये दिशा व दशा तय करेंगे। फिर इसके बाद संभावनाएं जो है वो टीएमसी है एक तरफ एनसीपी है, और इस तरीके के राजनीतिक दलों का आखिर क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जिस तरीके से एक तरह से संभावनाएं अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आई और अभी एग्जिट पोल भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर बात करें यूपी की 80 सीटें हैं और अगर कर्नाटक की, केरला की और इधर की बात करते हैं वो भी 129 सीट के करीब बैठती है। अगर इसमें गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी जो नारा देने वाले लोग हैं उनको कुछ सीटें मिलती हैं, तो जिस तरह से एक नई बात आ रही है कि अब के हम बर्थ कैबिनेट लेने के बजाय अब के हम डिसीजन मेकिंग में भी आना चाहते हैं और कम से कम राज्यपाल जैसी नियुक्ति जो पद है उनकी नियुक्ति में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, तो क्या ऐसे में लेकर एक नया नारा उभर सकता है? देखिए, चूंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन टीआरएस ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अगर तीसरे मोर्चे को समर्थन देगी तो कांग्रेस का स्वागत है, नहीं तो नहीं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को बोल दिया है कि आप समर्थन दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद का जो होगा वो हमारे पास रहेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीटें कितनी आती हैं। अगर कांग्रेस 180 से 200 सीटों के आसपास आती है तो जाहिर सी बात है कि वो समर्थन नहीं देगी, बल्कि वो खुद कहेगी कि आप हम प्रधानमंत्री पद को लेंगे। तो पूरा खेल सीटों पर डिपेंड करता है। बीजेपी के पास कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि अटकलें तमाम तरह की लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के साथ उन संगठनों का गठबंधन हो सकता है जो अभी बीजेपी के साथ नहीं है। उसमें बीएसपी एक सूत्रों के हवाले से लगातार छन के जानकारी आ रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर इसके लिए ना कह दिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि नतीजे क्या होते हैं। निशांत, एक चीज को हमें भी रिमाइंड करना होगा। अंबेडकर नगर में मायावती ने खुद कहा कि अगर मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो मैं यहां से चुनाव लड़ सकती हूं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो पद की लालसा तो लगभग उन्होंने जाहिर कर दिया है।
जाहिर सी बात है कि राजनीति में हर किसी का ख्वाब होता है प्रधानमंत्री बनना, और कोई भी राजनीतिक दल हो या उसका मुखिया हो, कोई भी नेता हो, वो भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी सीढ़ी मानी जाती है। तो सभी की महत्वाकांक्षाएं, और अगर जिसको भी मौका मिलेगा वो उससे चूकेगा नहीं। लेकिन इंतजार हमें 23 तारीख का करना होगा। हालांकि जोड़ तोड़ अभी से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसकी तैयारी सोनिया गांधी ने कर दिया है तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुखों से बात करके कि आप 22, 23, 24, 25 दिल्ली में ही रहें। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहिए और उसको नतीजों का इंतजार करना है, और नतीजे जो भी होंगे खैर हम सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। धड़कनें बढ़ी हुई हैं 23 तारीख को लेकर, राजनीतिक दलों की भी, देश की जनता की भी, लेकिन सभी दल जो कम से कम ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं वो जरूर जोड़ तोड़ में लग गए होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं केबीसी कश्मीर के नाम पर होने वाली ठगी की। हालांकि उसका इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर अगर ठगी हुई है तो यकीनन एक बड़ा मामला है। और एक फैमिली सामने आई है जिसने कहा है कि मुझको पार्टिसिपेंट बनने के लिए 23 लाख रुपए ठग लिए किसी शख्स ने। मामला भी दर्ज शायद हुआ है, और इस पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ठगी किसी भी नाम पर हो, लेकिन एक फैमिली जिसने बहुत पैसे इकट्ठे किए और पार्टिसिपेट करने के नाम पर उनको ठग लिया गया हो, तो उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। केबीसी कश्मीर में पार्टिसिपेट करने के नाम पर एक शख्स को, एक परिवार को ठगने का मामला सामने आया है, और उसका कहना है कि कहीं सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनम, अभी तक और तरह की खबरें आपके यहां से आती थी, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि एक ठगी का मामला आया है केबीसी में हिस्सेदारी और उसमें भागीदारी करने के नाम पर। बिल्कुल खालिद भाई, ये वाकया जो है ये कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पेश आया है, और यूजुअली सोशल मीडिया पे इस तरह की मैसेज वगैरह जो आती रहती हैं, आपके फोन पे वो मैसेज आती रहती हैं, तो उसी मैसेज में इस बंदे को करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखाए गए, और करोड़पति के ख्वाब दिखाते इससे अपना बहुत कुछ लखपति लाखों रुपए लुटाई दिए। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की बहुत से वाकयात 2015 और 16 में पेश आए। तो 2015-16 में इन वाकयात के बाद खुद पुलिस ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी की थी, इस तरह के जो मैसेज वगैरह आते हैं उनका रिप्लाई ना करें, उन अकाउंट में पैसे नहीं जमा करें। लेकिन ये कहाँ से चूक खा गया, बेटे ने इसको कहा, इस फैमिली को कैसे इन्होंने किया, सब साथ जा रहे हैं। इनका सपना था पैसा कमाने का, और बिना मेहनत के पैसा कमाने का इनको लगा था कि इससे और कोई मौका नहीं है, तो उस बीच में ये करोड़पति, 1 करोड़ जीतने के लिए उन्होंने 23 लाख का टिकट ले लिया, और वो कहीं ना कहीं फ्रॉड साबित हुआ। अब बिल्कुल खालिद भाई, यहाँ कहीं न कहीं इस पे फ्रॉड, चीटिंग वगैरह मामला जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है, कुछ कार्रवाई हुई है? ठीक है, अभी इसको पुलिस ने, जो पुलिस की IT सेल है उसमें एक FIR दर्ज होता है, और पुलिस इस मामले पे तहकीकात कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि इस तरह के मामला में एक तो लोगों को खुद होशियार रहना चाहिए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी असली कल्प्रिट थे वो कहाँ थे, देश के किस हिस्से थे, तो उनको वो बहुत शुक्रिया सनम एजाज, आप नजर बनाए रखें और खासतौर से इसकी तह तक जाए, और कम से कम लोगों को ये मैसेज तो देना ही चाहिए कि लालच बुरी बला है। करोड़ आने से पहले ही 23 लाख अगर चले गए हैं तो यकीनन लालच बुरी बला साबित हो गया है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।